हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ फ्रेंड्स कि महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा, तो इसके कौन कौन से अधिकारी होते हैं, क्या क्या होती हैं, सभी चीज़ों के बारे में आज मैं बताऊंगी। और इससे संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को सौंपे गए कौन कौन से कार्य होते हैं, और भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा से संबंधित कौन कौन सा अनुच्छेद है। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स हम इन सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपसे बता दूं कि कल की क्लास में जो मैंने आपको बताया था केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ठीक है, कल मैंने आपको बताया था केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में। तो आप सभी को जो क्लास कल की थी सभी को समझ में आई। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, महान्यायवादी तथा नियंत्रक और महालेखा परीक्षा में। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भारत के 3 विधि अधिकारी होते हैं, ठीक है। भारत में जो विधि अधिकारी होते हैं कितने होते हैं फ्रेंड्स? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला देखिए बताया गया है कि भारत का महान्यायवादी, जिसको हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट सेकंड है भारत का महाधिवक्ता, ठीक है, जिसको सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं भारत के अपर महाधिवक्ता, ठीक है। कौन आते हैं तीसरे नंबर पे? भारत के अपर महाधिवक्ता, यानी कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है फ्रेंड्स। 3 प्रकार के जो विधि अधिकारी होते हैं, भारत का महान्यायवादी, भारत का महाधिवक्ता और भारत का अपर महाधिवक्ता, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें भारत के जो महान्यायवादी होते हैं वो कौन होते हैं, ठीक है। भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? तो MC सीतलवाड़ थे, ठीक है फ्रेंड्स। कौन थे? MC सीतलवाड़ थे। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि भारत का जो महान्यायवादी है ये फ्रेंड्स जो है अनुच्छेद 76 से संबंधित है, ठीक है। किस अनुच्छेद से संबंधित है फ्रेंड्स? अनुच्छेद 76 से संबंधित है। और फ्रेंड्स देखिए, इसके बारे में अगर हम आगे बात करेंगे तो महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का जो है विधि अधिकारी होता है। कौन होता है फ्रेंड्स? जो महान्यायवादी होते हैं ये सबसे पहले जो है भारत सरकार का जो है विधि अधिकारी होता है। और भारत का जो महान्यायवादी ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। ये फ्रेंड्स जो बात है अनुच्छेद 88 में कहा गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था। तो भारत के जो महान्यायवादी हैं प्रथम वो कौन थे? तो MC सीतलवाड़ा थे, ठीक है, सीतलवाड़ा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है। तो भारत सरकार को जो फ्रेंड्स कानूनी विषयों पर परामर्श देते हैं वो होते हैं महान्यायवादी, जिनको हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल कहे जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत का अगर हम बात करें सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होते हैं तो वो फ्रेंड्स होते हैं कौन? भारत का महान्यायवादी, ठीक है। कौन होते हैं फ्रेंड्स? भारत के महान्यायवादी होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है। तो किसका सलाहकार होता है फ्रेंड्स? भारत सरकार का, ठीक है। भारत का जो महान्यायवादी होता है वो किसका विधि और सलाहकार होता है? तो भारत सरकार का होता है। अब देखिए, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को सौंपे गए कार्य। तो बताइए, राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को कौन कौन से कार्य जो है वो सौंपे गए हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्च न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना, ठीक है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत सरकार से संबंधित जो मामले होते हैं उनको लेकर के कहाँ पर पहुँचे? उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से वो पेश होना। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत, कौन सा संविधान फ्रेंड्स? संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही है अनुच्छेद 143 की, ठीक है। तो देखिए अभी मैं आपको इसके आगे बताती हूँ अनुच्छेद 143 क्या कह रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ बात हो रही है इसके अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना, ठीक है। उच्चतम न्यायालय में किसकी तरफ से प्रतिनिधित्व करना? भारत सरकार की तरफ से। इसके बाद तीसरा पॉइंट कह रहा है सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय से सुनवाई का अधिकार। ये सभी जो अधिकार है फ्रेंड्स किसको सौंपे गए हैं? राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को सौंपे गए थे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है अनुच्छेद 76 का भाग 4 के अनुसार महान्यायवादी जो है किसके पश्चात पर्यत पद धारण करेगा। तो फ्रेंड्स जो है राष्ट्रपति के पश्चात पर्यत जो है वो धारण करेगा पद को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत के जो महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने
कार्यवाहिकों में सम्मिलित होने, किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु वोट देने का अधिकार उनको नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, किसका अधिकार नहीं है? वोट देने का अधिकार उनको नहीं है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट के सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जो जनरल होते हैं वो कौन होते हैं? वो महान्यायवादी का अधीनस्थ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन होते हैं? महान्यायवादी के अधीनस्थ होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट, सुन लीजिए आप लोग भी, देखिए ध्यान से। देखिए, महान्यायवादी की नियुक्ति की अगर हम बात करें तो कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, तथा वह उसके पश्चात पद भी धारण करता है। अब महान्यायवादी जो बनने के लिए वही अर्हता होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होती है। ठीक है, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को बनने की जो उनकी अर्हता होती है, जो उनकी क्वालिफिकेशन होती है, जो उनकी डिग्रियाँ होती, वही सेम किसके पास होनी चाहिए? महान्यायवादी के पास भी होनी चाहिए। इसके बाद कहा जा सकता है कि जो महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। महान्यायवादी जो होते हैं उनको सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कितने सॉलिसिटर फ्रेंड्स? उनके लिए जो है सलाह देने की सहायता, ठीक है, सहायता करने के लिए, सलाह देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है सॉलिसिटर जनरल कौन होते हैं? तो सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं फ्रेंड्स महान्यायवादी के अधीनस्थ होते हैं। ठीक है, उनके हेल्पर होते हैं एक तरीके से, मान लीजिए। नेक्स्ट कह रहा है वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन हैं? वर्तमान में फ्रेंड्स जो भारत के महान्यायवादी हैं वो आर वेंकटर मानी है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन है? आर वेंकटर मानी जी हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है महान्यायवादी का पद जो है संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, जबकि महान्यायवादी जो है फ्रेंड्स महाधिवक्ता का पद जो है संवैधानिक न होकर मात्र वैधानिक है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि महान्यायवादी का जो पद है वो संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक संवैधानिक, ठीक है, एक संवैधानिक है। ठीक है, कैसा है फ्रेंड्स? संवैधानिक पोस्ट है, जबकि महाधिवक्ता पद जो है संवैधानिक न होकर के वो क्या है? एक वैधानिक है। ठीक है, एक क्या फ्रेंड्स है? कॉन्स्टिट्यूशनल बताया है, दूसरा कैसे बताया है इसने? स्टैट्यूटरी बताया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप सभी के सामने यहाँ पे आ गया फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एक एक पॉइंट ध्यान से देखते हुए चलेगा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कह रहा है कि भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो थे वो वीर नरहरि राव थे। कौन थे फ्रेंड्स? वीर नरहरि राव थे। अगर यहीं पे हम बात करें भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो के संजय मूर्ति जी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, के संजय मूर्ति जी हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो राज्य सरकार को जो है फ्रेंड्स कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल जो होते हैं उनको परामर्श देते हैं। यहीं पे देखिए फ्रेंड्स मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, राज्य का जो महाधिवक्ता होता है, ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ राज्य के महाधिवक्ता के बारे में। तो फ्रेंड्स देखिए अनुच्छेद 165 में क्या होता है, जो राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है, ठीक है, किसकी व्यवस्था की गई है? राज्य के महाधिवक्ता की जो व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 165 के तहत, वह राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। ठीक है, महाधिवक्ता की नियुक्ति कैसे होती है, किसके द्वारा होती है? तो राज्यपाल के द्वारा होती है। अगर हम बात करें राज्यपाल वैसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करता है जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो, वह अपने पद पर राज्यपाल के पर्याप्त प्रसाद पर्यंत बना रहता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें फ्रेंड्स जो महाधिवक्ता होते हैं उनके कार्य क्या क्या होते हैं? ठीक है, महाधिवक्ता जो होते हैं उनके कार्य क्या क्या होते हैं? तो आप में से किसी को पता है महाधिवक्ता के कार्य क्या क्या होते हैं? जो एडवोकेट जनरल होते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो एडवोकेट जनरल होते हैं, ठीक है, यानी कि जो महाधिवक्ता होते हैं, इनका कार्य क्या क्या होता है? राज्य सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देना जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों। सेकंड पॉइंट कहेगा कि विधिक स्वरूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करें जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हों। ठीक है, और अपने कार्य संबंधित कर्तव्यों के तहत उसे राज्य के किसी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार है। इसके अतिरिक्त उसे जो है उसे विधानमंडल के दोनों सदनों या संबंधित समिति अथवा उस सभा में जहाँ के लिए वह अधिकृत है
में बिना मताधिकार बोलने व भाग लेने का अधिकार है उसको, ठीक है। यानी कि फ्रेंड्स कोई भी जो उसके अधिकार में है वो जो महाधिवक्ता होता है उसको वे सभी विशेषाधिकार एवं भत्ते मिलते हैं जो विधानमंडल के किसी सदस्य को मिलते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो है सेम प्रोसेस रहता है एडवोकेट जनरल का, जो किसका रहता है फ्रेंड्स, जो विधानमंडल के सदस्य का रहता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि संसद की लोक सेवा समिति, संसद की पब्लिक सर्विस कम्युनिटी क्या कह रही है, कमेटी की बैठक में कौन उपस्थित रहता है। तो भारत का नियंत्रक उपस्थित रहता है और महालेखा परीक्षा उपस्थित रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। कौन कौन, संसद की जो लोक सेवा समिति है उसमें कौन कौन किसकी किसकी बैठक होती है, कौन कौन उपस्थित होता है। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए कह रहा है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करेंगे कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का कार्यकाल जो है वो कितना होता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। और इसके पहले हमने आपको बताया था कि भारत की जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा यानी कि CAG के पद का सृजन किसके द्वारा किया जाता है, तो संविधान द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा है ये फ्रेंड्स भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक इसका जो है प्रदान किया गया है। यहीं अगर हम फ्रेंड्स बात करें कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षा की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है फ्रेंड्स इनकी नियुक्ति, तो कौन करता है फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया कि इसकी जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है, किंतु उसे पद से संसद के दोनों सदनों में के समावेदना पर ही हटाया जा सकता है। यानी कि फ्रेंड्स जो इसकी जो दोनों सदन होते हैं यानी कि जो राज्यसभा और लोकसभा जो होती है दोनों सदनों के समावेदना पर ही इसको हटाया जा सकेगा, जिसका आधार साबित कदाचार या असमर्थता होगा, ठीक है। यानी इसका नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं, अगर इसकी पदावधि जो होती है पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष होगी, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। कितने वर्ष मैंने फ्रेंड बताया आपको यहाँ पे, 6 वर्ष बताया, ओके। कितना फ्रेंड्स, 6 वर्ष याद रखिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है, सेकंड, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा किसका मार्गदर्शन होता है। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा जो है फ्रेंड्स ये लोक सेवा समिति, लोक लेखा समिति का जो है इसका मार्गदर्शन होता है। यानी कि फ्रेंड्स यदि इससे पूर्व 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह अवकाश ग्रहण कर लेगा, ठीक है। अगर उसकी 6 वर्ष की जो है कार्यकाल जो कंप्लीट नहीं हुआ उसके पहले अगर 65 वर्ष का हो गया है तो वो क्या करेगा, अवकाश ग्रहण कर लेगा, ठीक है। यह जो सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता। यानी कि फ्रेंड्स 65 वर्ष के बाद वो कोई भी पद को धारण नहीं कर सकता, ओके। नियंत्रक महालेखा परीक्षा सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है, ठीक है फ्रेंड्स। किसका संरक्षक होता है, सबसे अधिक धन का संरक्षक होता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे कि भारत तथा प्रत्येक राज्य एवं प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की जो संचित निधि से किए गए सभी व्यय विधि के अधीन ही हुए हैं, ये इस बात की संपरीक्षा करता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहा है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का मुख्य अभिभावक यानी कि चीफ गार्डियंस ऑफ पब्लिक पर्सेस कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ कह रहा है राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों की वित्तीय जांच कौन करता है। तो देखिए फ्रेंड्स राज्य और केंद्र ये दोनों सरकारों के जो जितने भी खर्चे होते हैं सभी की जो वित्तीय जांच है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा करता है, ठीक है। यानी कि जितने भी खर्चे होते हैं इसकी जो जांच होती है कौन करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा करता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स इसके पहले मैंने आपको बताया जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा होती है इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। और इनका जो कार्यकाल होता है कितना होता है, तो 6 वर्ष का होता है, ठीक है। और अगर इनको पद से हटाना होता है तो क्या करना होता है, तो फ्रेंड्स देखिए इसमें जो होता है जो इनके संसद के दोनों सदनों के समावेदना पर ही इनको हटाया जा सकेगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है नियंत्रक एवं महालेखाकार के पेंशन व भत्ते किस पर भारित होते हैं। तो ये जो फ्रेंड्स भारत की संचित निधि पर इनके जो है वेतन और भत्ते जो होते हैं वो भारित होते हैं, पेंशन और भत्ते, ठीक है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं। तो जो अनुच्छेद फ्रेंड्स मैं आपको बताने जा रही हूँ ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। आप सभी के एग्जाम में जो है इंपॉर्टेंस रहेगा आपके एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है, सबसे पहले हम बात करेंगे
अनुच्छेद 148 के बारे में। तो अनुच्छेद 148 के संबंध में फ्रेंड्स कौन से विषय दिया गया? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति एवं पदमुक्ति की। ठीक है, नियुक्ति और किसकी फ्रेंड्स? पदमुक्ति की जो है ये दिया गई है, बात की गई है संबंध में। यही नेक्स्ट फ्रेंड्स 149 जो है इसका अनुच्छेद जो कह रहा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के कार्य एवं शक्तियाँ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है 150 नंबर जो है, अनुच्छेद 150 नंबर कह रहा है संघ तथा राज्यों के लेखा प्रारूप के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देना। ये भी किसका कार्य होता है फ्रेंड्स? ये जो होता है अनुच्छेद 150 में कहा गया है 150 में कि संघ तथा राज्यों के लेखा प्रारूपों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देना। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है अनुच्छेद 151, इसमें कहा गया फ्रेंड अंकेक्षण प्रतिवेदना रिपोर्ट। ठीक है, अंकेक्षण रिपोर्ट के बारे में यहाँ पे बात कही गई है। अगर फ्रेंड्स देखिए आप सभी के मन में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि संसद की किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो देखिए संसद का जो फ्रेंड्स राज्यसभा होता है ना, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उसका सदस्य नहीं होता है। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो उसकी न्यूनतम आयु होती है वो कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और भारतीय संविधान का देखिए फ्रेंड्स ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये है फ्रेंड्स अनुच्छेद 352। ठीक है, अनुच्छेद 253 है। ओके, और एक क्वेश्चन आप लोग फ्रेंड्स नोट कर लीजिएगा थोड़ा सा पेन कॉपी लेकर के। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की अवकाश प्राप्ति के पश्चात कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकता। ठीक, यानी कि 65 वर्ष के बाद वो कोई भी, अगर वो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षा है तो उसके बाद 65 वर्ष के बाद वो कोई भी सरकारी पद पर धारण नहीं कर सकता। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो है आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। और बताइए सभी को, जितना भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बताया आई होप सभी को समझ में आया होगा, और किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो वी नरहरि राव थे। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन मैं और आपको बता दूं कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे फ्रेंड्स वो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। और अगर हम बात करें 16वीं बार कौन है? तो सुमित्रा महाजन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कुछ जो होते हैं, कुछ गिने चुने के जो नाम होते हैं फ्रेंड्स उनके नाम जो है बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो देखिए पहले पूछी गई है, तो पहला मैं आपको बता दूँ गणेश वासुदेव मावलंकर जी हैं और एम अंतशयन अयंगार जी हैं। ठीक है, और ये फ्रेंड्स दूसरे भी हैं। ओके, और फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि संसद के सदस्यों से संबंधित कुछ विशेष बातें हैं, जैसे कि देखिए किसी संसद सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का अंतिम विनिश्चय चुनाव आयोग की सलाह से राष्ट्रपति करता है। अगर फ्रेंड्स आपको कहीं पे कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ बताया था, भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा कौन है? तो के संजय मूर्ति जी हैं। ठीक है, याद रखिए कौन है फ्रेंड्स? के संजय मूर्ति जी हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी उसमें मैं आपको कल को पार्लियामेंट के बारे में बताऊंगी, यानी कि सांसद के बारे में बताएंगे। ये जो सांसद की क्लास फ्रेंड्स होगी ये थोड़ी सी लंबी होगी क्लास। ठीक है, ये जो आपकी 1 घंटे की भी क्लास हो सकती है। तो फ्रेंड्स सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठेगा, जो इंपॉर्टेंट लगे आप लोग नोट डाउन करते हुए चलेगा। अगर आप नोट डाउन नहीं भी करना चाहते तो 2 से 3 बार क्लास को आप लोग सुन लीजिएगा, आप लोग का जो है अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप सभी से। आई होप आज की क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी। ठीक है।